हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 3 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। लव इन कॉन्ट्रैक्ट पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं सेंग्यून ने जीहो के लिए आज खाना बनाया हुआ था और वो दोनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। आज सेंग्यून फाइनली जीहो को अपने रिटायरमेंट के बारे में बताने वाली थी और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बारे में बोलने जा ही रही होती है कि सामने से जीहो कहता है कि उन्हें अब कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना चाहिए और उन्हें अपनी शादी को खत्म करना चाहिए। ये सुन के सेंग्यून हैरान हो जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका ईगो हर्ट हुआ है या वो ये सब सुन के उदास है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है। वो जीहो को सुनाने लगती है कि वो खुद अकेले कैसे डिसाइड कर सकता है डिवोर्स के लिए, जबकि दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट में एक साथ आए हुए थे। वो जीहो से कहती है कि वो इस मंथ के एंड तक काम करेगी क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन मंथ के एंड में था और वो कहती है कि वो अपने बिजनेस रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है और उस बेचारे को बहुत सुना के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जीहो उसके बारे में ही सोच रहा होता है और बहुत ज्यादा अनईजी फील कर रहा था क्योंकि उसने डिवोर्स के बारे में बोला था, लेकिन वो उसके खाने के बारे में भी सोच रहा होता है और वो कहता है कि वो काफ़ी अच्छा कुक करती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो गाइस उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सेंग्यून ने उसके पूरे किचन का सत्यानाश कर रखा था। हेजिन ने एक मूवी साइन की हुई थी और वो उसके बारे में चर्चा करने के लिए अपने डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू दे रहा होता है। होस्ट उससे पूछता है कि उसने उस मूवी को क्यों साइन किया, जिससे वो बताता है कि वो उस डायरेक्टर का फैन है। लेकिन उसका मैनेजर मन में सोच रहा होता है कि उसने एक बार स्क्रिप्ट को भी नहीं देखा साइन करने से पहले, जस्ट बिकॉज वो डायरेक्टर कैंस में जा चुका है। यहाँ होस्ट उससे पूछता है कि वो हमेशा किसी से वीडियो कॉल पे बात करता है, जिसे हेजिन बताता है कि वो उसकी कैट है और सारे मीडिया वालों को लग रहा था कि वो किसी एक्ट्रेस को डेट कर रहा है और वो उसी को निकनेम से बुलाता है, लेकिन वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सही में उसकी कैट ही है। इस इंटरव्यू को गोंगनम भी देख रहा होता है और वो सेंग्यून से कहता है कि र्यूमर से बचने के लिए कितना बेकार बहाना बना रहा है, लेकिन उल्टा सेंग्यून उसे पहले हुए इंसिडेंट के बारे में टीज करने लगती है, जिससे वो गुस्सा होकर दूसरी साइड मुंह करके इंटरव्यू को देखने लगता है। यहाँ होस्ट उसके फिल्म के बारे में बता रहा होता है कि वो फिल्म गैंगजिन ग्रुप के ऊपर बन रहा है कि कैसे उस कंपनी में लेबर यूनियन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ये सुन के हेजिन के होश उड़ जाते हैं और वो मैनेजर की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसने स्क्रिप्ट को पढ़ा ही नहीं था। अब वो बेचारा फंस चुका था क्योंकि वो खुद गैंगजिन ग्रुप का हायर था और वो उनके खिलाफ फिल्म में काम करने जा रहा था और ऊपर से डायरेक्टर बताता है कि उसने कभी गैंगजिन ग्रुप का एडवर्टीजमेंट भी नहीं किया है, जिससे होस्ट बोलने लगता है कि अब इस मूवी के थ्रू वो कॉर्पोरेशन का सच सामने लेकर आने वाले हैं। यहाँ वो बेचारा बुरी तरीके से फंस चुका था और वो कहता है कि प्लीज आप उस मूवी को मूवी की तरह ही लीजिएगा। ये सब सुनने के बाद बेचारे हेजिन की बोलती ही बंद हो गई थी और वो इंटरव्यू के बाद मैनेजर पर गुस्सा करने लगता है कि उसने उसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ मैनेजर बोलता है उसे खुद इस बारे में पता नहीं था और वैसे भी हेजिन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को अकेले ही साइन किया था। मैनेजर उसे बोलता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका आइडेंटिटी अभी भी कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो गैंगजिन ग्रुप का हायर है। ये सुनने के बाद तो वो और ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है और कहता है कि इसमें कॉन्फिडेंशियल क्या है, उसके पेरेंट्स को तो पता है ना कि वो उनका सन है। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होता है और इसलिए वीडियो कॉल करके अपनी कैट जेमी से बात करने लगता है और कहने लगता है डार्लिंग प्लीज मुझे कंफर्ट करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और उसका मैनेजर उसे देखने लगता है, जिससे वो गुस्से में कार का डोर बंद कर देता है। कार के बाहर से मैनेजर उसे सुनाने लगता है कि वो उस स्टूपिड कैट की वजह से उसे इग्नोर कर रहा है। वो गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हारे जेमी ने या तो किसी से शादी नहीं की होगी या फिर वो बहुत सारी डिवोर्स करके बैठी होगी। ये सुन के हेजिन हैरान हो जाता है और वो गुस्से में उसको बुलाने लगता है, लेकिन मैनेजर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी साइड गोंगनम सेंग्यून से जीहो के बारे में पूछता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से मना क्यों कर दिया, क्या वो उसके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। सेंग्यून उसे बता देती है कि उसने डिवोर्स के लिए बोला है, जिसे सेंग्यून को बिलीव नहीं हो रहा था, बट वो खुश हो जाता है कि अब वो दोनों कनाडा जा सकते हैं और वो उससे पूछता है कि क्या उसने उसका पैसा रिफंड कर दिया, क्योंकि वो हमेशा मनी रिफंड कर देती है अगर कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन खत्म नहीं होता है तो। सेंग्यून उसके सामने तो हाँ बोल देती है, बट रियलिटी हम सबको पता था कि उसने उल्टा जीहो को सुना दिया था और वो गोंगनम से झूठ बोल देती है कि उसने बचे हुए ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के लिए कहा है और वो अपने क्लाइंट के लिए मीन कैसे हो सकती थी, इसलिए उसने हाँ बोल दिया। इधर बेचारा जीहो अपने किचन की सफाई कर रहा था और वो सेंग्यून के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि उसे खुद अच्छा नहीं लग रहा उसने उससे डिवोर्स के लिए कहा। नेक्स्ट डे सेंग्यून वॉकआउट करने के बाद हेजिन का ड्रामा देख रही होती है और वो उसकी तारीफ करती है कि वो कितना अच्छा एक्टर है। थोड़ी देर बाद वो इना ग्रुप का ही फाउंडेशन से रिलेटेड न्यूज़ देखती है और उसमें ऑर्फनेज के बारे में दिखाया जा रहा था और वो उसमें किसी पर्सन को देख के सैड हो जाती है और टीवी ऑफ कर देती है। बाद में हेजिन अपने कैट जेमी से बात कर रहा होता है और उसे सॉरी बोल रहा होता है कि वो उसके पास नहीं था,
इसीलिए आज उसने उसके लिए एक होटल बुक किया था जिसमें वो कैट अकेले रह रही थी। हेजिन अपने बड़े भाई से मिलने उसके कंपनी में आता है और देख के पता चलता है कि दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। उसका भाई उससे पूछता है कि वो फादर के बर्थडे सेलिब्रेशन पे क्यों नहीं आया, लेकिन हेजिन कहता है कि उसे फादर के सामने बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन हेजिन का भाई उसे बोलता है कि उसके 5 भाई हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हेजिन के साथ ही फील करता है। हेजिन का भाई गैंगजिन ग्रुप का ऐड करने के लिए उसे कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है ये कह के कि आपको पता तो है मैं गैंगजिन ग्रुप का कोई भी ऐड नहीं करता हूँ। उसका भाई कहता है कि उनकी कंपनी कोरिया की टॉप मोस्ट कंपनी है और वो कोरिया का मोस्ट वांटेड मॉडल है, लेकिन फिर भी वो खुद की कंपनी का ऐड नहीं करता और दूसरों के लिए एडवर्टीजमेंट करता है। हेजिन बताता है कि आपको पता तो है मैं कंपनी से कोई भी सैलरी नहीं लेता हूँ। वैसे उसके भाई का सेक्रेटरी उसके पास आता है। यहाँ पता चलता है कि उसका भाई किसी पर्सन को ढूंढ रहा है और उसका सेक्रेटरी मिस मीहो के बारे में आके बताता है कि वो उस पर्सन को जानती है। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे हेजिन के भाई को 13 साल पहले हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए उसने मिस मीहो का नाम सुन के भी रिएक्ट नहीं किया। सेक्रेटरी बताता है कि मिस मीहो 10 साल पहले ही इना ग्रुप से रिटायर हो चुकी हैं, जो हेजिन भी सुन लेता है। हेजिन का भाई मिस मीहो को ढूंढने का ऑर्डर देता है। यहाँ मिस मीहो को देखते हैं जो एक छोटे से रूम में रह रही होती है और उनके रूम में बहुत सारे ब्रांडेड सामान रखे हुए थे। वैसे ही उस घर की लैंडलॉर्ड उससे रेंट मांगने के लिए आती है और वो रूम की हालत देखकर रूडली तरीके से उनसे बात करने लगती है। लेकिन मिस मीहो उसे एक ब्रांडेड बैग देती है और उसे लेने में वो हिचकिचा रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन वो काफ़ी लालची दिख रही होती है, इसलिए वो उस बैग को ले लेती है। मिस मीहो उस औरत की औकात दिखाना चाहती थी, इसलिए वो रूम से बाहर परफ्यूम स्प्रे कर देती हैं कि यहाँ पे स्मेल आ रही है और अंदर से मिस मीहो देखती हैं कि वो लेडी परफ्यूम को स्मेल कर रही है और वो खुश हो रही है क्योंकि वो परफ्यूम भी ब्रांडेड था। बाद में वो सेंग्यून के बारे में सोच रही होती हैं जो 13 साल पहले उनसे मिलने आई थी और उन्हें एक कार्ड देती है ताकि वो उन्हें हर मंथ पैसे दे सके। मिस मीहो पूछती है कि क्या उसे जॉब मिल चुकी है, जिससे वो उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहती है कि वो वही कर रही है जो उन्होंने सिखाया है और वो कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए कहती है कि आगे से वो दोनों एक दूसरे से कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे और अगर कोई मर भी गया तो एक दूसरे को नोटिफाई नहीं करेंगे। बैक टू द प्रेजेंट, जब भी मिस मीहो के पास मिस्टर चॉय की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। हम देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में मिस मीहो मिस्टर चॉय से मिलने आती हैं वहाँ सेंग्यून भी होती है और वो यहाँ भी जिहो के बारे में सोच के फ्रस्ट्रेट हो रही थी और मिस मीहो उसे देखकर उसी के साइड से निकलकर मिस्टर चॉय के पास चली जाती हैं। मिस्टर चॉय इना ग्रुप से रिलेटेड होता है और वो मिस मीहो को कुछ पैसे देता है। हम मिस्टर चॉय के साथ एक लेडी को भी देखते हैं जो मिस मीहो को देखकर कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही होती है। मिस मीहो बात करते हुए सेंगिन को ही देखे जा रही थी। मीटिंग के बाद मिस्टर चॉय के साथ आई हुई लेडी उससे बोलती है कि वो लोग उसे इतना भाव क्यों दे रहे हैं, जिससे मिस्टर चॉय बताते हैं कि जब तक वो उस कंपनी में रहेगी वो प्रमोट नहीं हो सकते हैं और वैसे भी चेयरमैन का स्पेशल ऑर्डर था जब भी वो उससे मिलने आए थे। यहाँ लेडी बताती है कि उसने सुना है कि वो चेयरमैन का मिस्ट्रेस बनना चाहती थी और ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए वो पीछे रह गई। ये सब सुनकर मिस्टर चॉय शॉक्ड हो जाते हैं और वो उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि ये सब सच नहीं है। दूसरी साइड हम जिहो के किसी रिलेटिव को देखते हैं जो उससे मिलने उसके पास आया हुआ होता है और वो उसके मदर से मिलने के लिए कहता है, लेकिन जिहो डायरेक्टली मना कर देता है कि उसके कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है और वो उसको धमकाकर वहां से चला जाता है। दूसरी साइड सेंग्यून खाना बना रही होती है और यहाँ भी बहुत सारे सामान फैला के बैठी हुई थी। बाद में सेंग्यून और गोंगनम को डिनर टेबल पर देखते हैं। यहाँ वो गुस्से में बोल रही होती है कि जिहो ने उसे बाकी ड्यूरेशन कंप्लीट करने के लिए क्यों कहा, लेकिन गोंगनम को पता था कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए वो कहता है कि तुम उसे रिफंड कर सकती हो, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन यहाँ सेंग्यून का नाटक शुरू हो जाता है कि वो अपने बिजनेस को बहुत सीरियस लेती है और वो कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए जोक नहीं है। लेकिन गोंगनम को कुछ कुछ समझ में आ रहा था और वो कहता है कि आजकल तुम बहुत दुखी दिख रही हो और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम मिस्टर पेमेंट से प्यार करने लगी हो। उसको लग रहा होता है कि मिस्टर पेमेंट पक्का कोई स्पेशल मैन है, जब भी सेंग्यून का बिहेवियर ऐसा हो गया। दूसरी साइड जिहो उसे डिवोर्स पेपर को देख रहा होता है जो सेंग्यून को देने वाला था, लेकिन अब वो उसको फाड़ देता है। इधर सेंग्यून बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, लेकिन वो कवर अप करने के लिए कहती है कि जब मैं खुश होती हूँ जब भी मैं ज्यादा ड्रिंक करती हूँ। गोंगनम कहता है कि वो उसके लिए ज्यादा केयर दिखा रही है, क्या वो रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन है, जिससे सेंग्यून जिहो के बारे में सोचने लगती है। और यहाँ पे हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ दोनों मिलकर डिश वॉश कर रहे थे और उनका हाथ टच हो जाता है और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन जिहो उसे साइड होने के लिए कहता है क्योंकि उसके हाथों में सोप लगा हुआ था। ये सोच के सेंग्यून कहती है कि उसे रोमांटिक का आर भी पता नहीं है। गोंगनम कहता है कि वो ऐसे कैसे बोल सकती है, उसका हाथ इंजर्ड था जब उसी ने उसका ध्यान रखा था। जिससे हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जब सेंग्यून का हाथ इंजर्ड था और वो स्पून से सही ढंग से खा नहीं पा रही थी और ये सब जिहो देख रहा था और उसके हाथ से स्पून ले लेता है। सेंग्यून सोच रही होती है कि शायद वो अपने हाथों से खिलाने वाला है और वो शर्माने लगती है, लेकिन वो उसे 3 स्ट्रॉ देता है और कहता है कि जो उसे सही लगे वो उसको चूज कर सकती है, जिससे वो बेचारी का मुंह बन जाता है और वो एक स्ट्रॉ चूज करती है। बैक टू द प्रेजेंट, वो बताती है कि उस स्ट्रॉ की वजह से उसका मुंह जल गया था। ये सुन के गोंगनम कहता है कि ऐसा करने के लिए तुम्हें उसका पॉट तोड़ देना चाहिए था। इसके बाद वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे में इंग्लिश बोलने लगती है कि वो फ्रांस जाएगी और बहुत सारे लड़कों को डेट करेगी। यहाँ इसका एक्सेंट सुनने लायक होता है, बहुत ही ज्यादा फनी लग रही होती है। गोंगनम कहता है कि तुम क्या बोले
जा रही हो, हम कनाडा जाने वाले हैं ना कि फ्रांस। ये सुन के कहती है ओ या कनाडा। इसके बाद फिर से उसका फनी इंग्लिश एक्सेंट शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और वो खुश होकर अपने अवार्ड्स को दिखाने लगती है। कभी वो खुद को वॉल पे क्लाइंब करके दिखाती है, तो कभी इंस्ट्रूमेंट प्ले करके, तो कभी डांस करके, तो कभी गाना गा के। आज वो अपना सारा टैलेंट दिखा रही होती है और बेचारा गोंगनम उसकी ऐसी हरकत देखकर परेशान हो गया होता है और उसे उठाकर उसके रूम में सुलाने ले जाता है। नेक्स्ट डे हेजिन फ्लैट में अपने अपार्टमेंट को देखने आता है जहाँ वो जियो रहता था और वो अपने अपार्टमेंट का टूर कर ही रहा होता है कि उसके मैनेजर की कॉल आती है कि वो उसके कैट और बाकी सामान को लेकर आया है और यहाँ पता चलता है कि वो कैट बहुत गुस्से वाली है और वो खुद को किसी को टच नहीं करने देती है। मैनेजर बताता है कि वो किसी स्पॉन्सर से मिलने जा रहा है, इसलिए वो नीचे आके कैट को ले जाने के लिए कहता है। दूसरी साइड जिहो अपने रूम में चाकू मारने का प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो उसी लड़की का आर्टिकल पढ़ता है जो कुछ टाइम पहले मर चुकी थी और वैसे ही उसके पास किसी की कॉल आती है कि उसका डिलीवरी आया है और वो उसको लेने के लिए नीचे जाता है। बाद में सेंग्यून गोंगनम को कॉल करके चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रही होती है जो गोंगनम को समझ में नहीं आता है, जिससे वो उसे कहती है कि वो उसको थैंक यू बोल रही है कि उसने रात में उसका ध्यान रखा। यहाँ भी गोंगनम सेंग्यून को समझाता है कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को ईगो पर ले लिया है, इसीलिए वो उसको एंटर नहीं करना चाहती है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कहता है। सेंग्यून जिहो से मिलने के लिए उसके पास आती है। अपार्टमेंट के नीचे जिहो अपने डिलीवरी का वेट कर रहा होता है जब भी वहाँ हेजिन अपने कैट के साथ आता है और उसके मैनेजर ने जेमी को एक बॉक्स में रखा हुआ था, इसलिए हेजिन उस बॉक्स के साथ ही आ रहा होता है। जब भी वहाँ एक डिलीवरी मैन का वैन आता है और उस वैन पर भी हेजिन का ही पोस्टर लगा हुआ था, जिससे जिहो को लगता है कि शायद वही डिलीवरी मैन है। यहाँ जिहो को हेजिन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था क्योंकि उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो हेजिन से उस बॉक्स को ले लेता है, लेकिन हेजिन उसे बताता है कि वो बॉक्स उसका है और इसे छीना झपटी में जेमी बॉक्स से बाहर आ जाती है और जिससे जिहो को रियलाइज होता है कि उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, इसीलिए वो उस कैट को उठाने जाता है। लेकिन हेजिन उसे जेमी के पास जाने से मना करता है और कहता है कि वो ह्यूमंस को पसंद नहीं करती है और वो डर रहा था कि जेमी कहीं उसको इंजर ना कर दे। लेकिन जिहो उसे बहुत ही आराम से उठा लेता है और जेमी बहुत ही प्यार से बैठ जाती है, जिससे हेजिन को अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं होता है। इसके बाद वो जेमी को मांगता है, लेकिन वो गुस्से में आवाज निकालने लगती है, जिससे हेजिन डर जाता है और वो जिहो से जेमी को उसके अपार्टमेंट में ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन जिहो का पार्सल भी था, इसलिए हेजिन डिसाइड करता है कि वो उसका पार्सल लेकर जाएगा। वो डिलीवरी मैन से उस पार्सल को लेने जाता है, लेकिन वो पार्सल इतना हैवी होता है कि वो उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके उस पार्सल को उठाकर ले जा रहा होता है और जब भी डिलीवरी मैन जिनो को नोटिस करता है और वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके वैन में उसी का पोस्टर लगा हुआ था। सेंगिन दोबारा जिहो के पास आने के लिए रिग्रेट कर रही होती है कि वो यहाँ पर क्यों आई, लेकिन बहुत ही हिम्मत बांध के वो उससे मिलने जा रही होती है। लेकिन अचानक से उसका मूड चेंज हो जाता है और वो लिफ्ट का बटन दबा देती है और लिफ्ट का डोर जैसे ही खुलता है सामने जिहो और हेजिन दोनों ही होते हैं और वो उन दोनों को साथ में देखकर शॉक्ड हो जाती है। हेजिन भी सेंगिन को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि वो उससे 13 साल बाद मिली थी। दोनों उसका नाम पुकारते हैं, जहाँ जिहो एक साइड से उसको सेंगिन बोलता है और हेजिन उसे जेमी, और ये पार्ट यहीं पे एंड जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूंगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।